हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लाम आर्ट्स क्लासेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाएं, उन शाखाओं पर चर्चा करेंगे। ये घटना चक्र का एमसीक्यू है और यह जो वीडियो है बीपीएससी या यूपीएससी के लिए, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी या इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बिहार एसआई हुआ या बिहार पुलिस हुआ, सारी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप अक्सर देखिएगा कि इन्हीं प्रश्नों में से एक दो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है यहाँ। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन है। देखिए, जंतु विज्ञान जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवर दोनों का, जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो देखिए, जंतु विज्ञान जूलॉजी में हम जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं। जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं किसमें, जूलॉजी में। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पर है। देखिए, जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक शाखा है, ब्रांच है। इसके जनक फादर जो है, जो अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। तो आप इतना ध्यान देना कि फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। और जंतु विज्ञान में जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है और जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दोनों में सही मिलान करना है। सही क्या होगा, जैसे पक्षी, वंशागति, पर्यावरण या जीवाश्म, पैलियो बायोलॉजी, इकोलॉजी, अनर्थियोलॉजी और जेनेटिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसको आप कैसे मिलाइएगा। पक्षी का जो अध्ययन कहलाएगा यहाँ पर, वो कहलाएगा आपको अनर्थियोलॉजी। वंशागति, जिसमें वंशागति के अध्ययन करते हैं तो जेनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो इकोलॉजी कहलाएगा। और जीवाश्म का अध्ययन कहलाएगा पैलियो बायोलॉजी। क्या कहलाएगा, पैलियो बायोलॉजी। तो इसका सही आंसर ये होगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका क्या कहा जा रहा है। पक्षी का अध्ययन मैंने आपको बताया अनर्थियोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण का अध्ययन करना इकोलॉजी और जीवाश्म का अध्ययन करना पैलियो बायोलॉजी। चलिए तीसरा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए, फूलों का अध्ययन, ध्यान देना मेरी बात को। फूलों का अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पैलियोनोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन करना कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, तो फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी कहलाएगा। पुष्पों का अध्ययन करना, फूलों का अध्ययन करना। तो फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखो कि फ्रोनोलॉजी क्या कहलाएगा। फ्रोनोलॉजी कहलाता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन करना। फ्रेनोलॉजी क्या है, मस्तिष्क के अलग अलग भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन करना, फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, मैंने बताया कि फूलों का अध्ययन करना, एंथोलॉजी। और एग्रोस्टोलॉजी क्या है, ध्यान देना मेरी बात को। एग्रोस्टोलॉजी क्या है, तो एग्रोस्टोलॉजी है घास से संबंधित अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है, घास से। घास से संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। अब पैलिनोलॉजी क्या है, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पैलिनोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलेकोलॉजी। तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन करना एंटेमोलॉजी कहलाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इक्थियोलॉजी कहलाता है मत्स्य की संरचना या काइकी इत्यादि का अध्ययन करना, ये इक्थियोलॉजी कहलाता है।
एंटेमोलॉजी, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है पैरासिटोलॉजी। और मुलस्का और इसके खोलों का अध्ययन, जिसको हम घोंघा बोलते हैं ना, मुलस्का और इसके खोलों का अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है? मैलेकोलॉजी। क्या कहलाता है? मैलेकोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी, जनांकीकी, वायरस विज्ञान। तो देखो, महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित होगा तुमको जनांकीकी। क्या हो जाएगा? जनांकीकी। देखिए, जनांकीकी में क्या होता है, ध्यान देना मेरी बात को। जनांकीकी, इसका एक्सप्लेनेशन, जनांकीकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों और उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार का, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट का, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारण, जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, क्षेत्रीय संरचना है, सामाजिक गतिशीलता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? जनांकीकी। ठीक ना। तो महत्वपूर्ण आंकड़ों, जनसंख्या एवं मानव समुदायों के, ध्यान देना मेरी बात को, प्रश्न क्या कहा गया था? जनसंख्या एवं मानव समुदायों को महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जनांकीकी। क्या कहलाएगा? जनांकीकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। मतलब अलग अलग कल्चर का, अलग अलग संस्कृति का जो वैज्ञानिक विवरण करते हैं, उसके तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्या है? जब आप किसी अलग अलग कल्चर में जाते हैं, अलग अलग कल्चरों का जब आप साइंटिफिक मतलब ये करते हैं, कंपैरिजन करके उसका अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है? इथनोलॉजी। अब इधर एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ना। इथनोलॉजी, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? इथनोलॉजी। तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन इथनोलॉजी। इथनोग्राफी क्या है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। अगर आप स्पेशली किसी एक खास संस्कृति का अध्ययन करते हैं, इथनोग्राफी। इथोनोलॉजी क्या है? इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। एथिक्स क्या है? नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एथिक्स। तो नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एथिक्स कहते हैं। नैतिक आचार और कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाएगा? एथिक्स कहा जाएगा। अब आप देखिए, अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन को, ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। देखो, बायोनिक्स क्या है? बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन एवं, ध्यान देना, कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग बायोनिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध अध्ययन कहलाता है बायोनोमिक्स। और बायोनोमी क्या है? जीवन के नियम, लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमी। जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनोमी कहलाता है। अब बायोमेट्रिक क्या है? तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना कहलाता है बायोमेट्री। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना बायोमेट्री कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पैलियो वनस्पति में हम
पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जो पेड़ पौधा का जो जीवाश्म होता है उस पादप जीवाश्म का अध्ययन हम करते हैं किसमें, पैलियोबायोलॉजी में, पैलियो वनस्पति में। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ में मिट्टी के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थर की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्म से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिरबल सहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोफेसर बिरबल सहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। देखो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। अब आगे है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम के कीटों के पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन के अध्ययन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। थोड़ा और देखिए एपीकल्चर क्या है। तो जानते हैं मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर। जब व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागकण हेतु मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो फल और देखिए पुष्प और फलों देने वाले पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है, पुष्प एवं फल देने वाले। सेरीकल्चर क्या है, तो कच्चे रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। और फ्लोरीकल्चर क्या है, सजावट के काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। सजावट के काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरीकल्चर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना मेरी बात को, मधुमक्खी का उपयोग। तभी तो मैं बताया हूँ कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाएगा एपीकल्चर में। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एपीकल्चर। अब आप देखिए इसको तो आप आराम से मिला सकते हैं, मैंने बताया है ना, वही है। ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है। जैसे फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरीकल्चर, ये बिल्कुल सुमेलित है, सही है। फलों की खेती को बोलते हैं एग्रोनॉमी, फसलों की खेती, ये भी सही है, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। तो देखो ये हॉर्टिकल्चर में केवल सब्जी ही नहीं आएगा, बल्कि हॉर्टिकल्चर में तुम देखोगे फूल भी आ जाएगा, सब्जी भी आ जाएगा। तो बागवानी हॉर्टिकल्चर कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, हॉर्टिकल्चर में फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि और फूलों की कृषि आती है। तो हॉर्टिकल्चर में तीनों आ जाएगा, फलों की, सब्जी की और फूलों की। प्रश्न ए एवं डी के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी नामकरण किया गया, जो इसकी विशिष्ट शब्दावली है वो सही है। लेकिन विकल्प सी जो तुम्हारा जो दिया गया यहाँ पर ध्यान देना, विकल्प सी सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी बृहद श्रेणी नहीं है। क्योंकि तुम देखोगे ओलोरीकल्चर है सब्जी का, केवल सब्जी की खेती के लिए हम खाली किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान देना, केवल अगर हम सब्जी की खेती के लिए प्रयोग करें तो ओलेरी कल्चर होगा। क्या होगा, ओलेरी कल्चर। लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर बोलते हो तो फल भी आ जाता है, फूल भी आ जाता है और सब्जी भी आ जाता है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली में सही है तो सुमेलित सी नहीं होगा। यहाँ हॉर्टिकल्चर स्थान में ओलेरी कल्चर होना चाहिए। केवल सब्जी है तो क्या होना चाहिए, ओलेरी कल्चर। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें आती है ना। फसलों के अंतर्गत फसल के प्रयुक्त मृदा, इसके लिए बृहद शब्दावली फसलों की खेती, फसलों का अध्ययन किसमें करते हैं, एग्रोनॉमी में। किसमें करते हैं, एग्रोनॉमी में। अब देखो सब्जी के लिए ध्यान देना मेरी बात को, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी। ध्यान देना, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी या हॉर्टिकल्चर या ओलेरीकल्चर। तो क्या बोला हूँ, केवल सब्जी का। अगर केवल सब्जी का अध्ययन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओलेरीकल्चर। क्या हो जाएगा, ओलेरीकल्चर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एपीकल्चर शहद की मधुमक्खी का पालन, ये सही है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म यानी कि रेशम कीट का पालन, ये भी सही है।
पीसी कल्चर लाख की कीड़ा, ये गलत है। पीसी कल्चर हम क्या बोले हैं आपको बताइए। पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर फूल, पीसी कल्चर में मैं आपको बोला हूँ मछली का पालन, हॉर्टिकल्चर तो फूल आ जाएगा है ना, लेकिन पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है और ये सुमेलित नहीं है। देखिए यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है। देखिए ये है लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकट का संग्रहण, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, नहीं एंटोमोलॉजी तो क्या आ जाएगा, कीटों का अध्ययन, आइकोनोग्राफी कीट पतंग का अध्ययन, ये भी गलत है, ये भी ए सही है। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लेक्सिकोग्राफी, देखिए शब्दों का संकलन लेक्सिकोग्राफी में होता है, फिलोलॉजी में भाषा की संरचना विकास एवं इतिहास का अध्ययन करते हैं फिलोलॉजी में, तो फिलोलॉजी में भाषा की संरचना विकास इत्यादि का अध्ययन फिलोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, और आइक्रोनोग्राफी क्या कहलाता है, आइक्रोनोग्राफी उसको बोलते हैं प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन क्या कहलाता है, आइक्रोनोग्राफी। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, जानते हो लेक्सिकोग्राफी मानव शरीर की संरचना नहीं, शब्दकोश के संयोजन से। लेक्सिकोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो शब्दकोश जो होता है वोकाबुलरी उसका संयोजन करते हैं, किसमें, लेक्सिकोग्राफी में। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे हो जाएगा, शब्दकोश के संयोजन से। अब देखिए आगे क्या बोलता है, विटीकल्चर, ध्यान देना मेरी बात को, विटीकल्चर के द्वारा कौन सा उत्पादित होता है, विटीकल्चर जानते हो, विटीकल्चर अंगूर की कृषि को विटीकल्चर कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की कृषि को। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखिए है ना, देखिए मैं आपको बताया हूँ ना कि जैसे विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन और उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। कीट संवर्धन, कीट संवर्धन यानी कि वर्मी कल्चर क्या कहलाता है, वर्मिटी कल्चर। कीट संवर्धन क्या है, देखो कीट संवर्धन में कीटों की वृद्धि का विज्ञान है, ये पूछा गया है एग्जाम में बीपीएससी में। देखिए दो बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में 3 बार पूछा गया है, 2 बार नहीं 3 बार, कि कीट संवर्धन क्या है, वर्मी कल्चर। तो कीटों की वृद्धि के विज्ञान को क्या बोलते हैं, कीट संवर्धन। तो देखिए कीट संवर्धन कीट जैसे केचुआ आदि की वृद्धि का विज्ञान है। केचुआ को कृषकों का मित्र कहा जाता है ना, केचुआ जिसको चाली बोलते हैं, एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। तो यानी कि कीटों की वृद्धि के विज्ञान क्या है, कीट संवर्धन है, जिसमें केचुआ आदि का वृद्धि किया जाता है, ताकि केचुआ क्या करता है, मिट्टी को आपको मिलाता है, यानी कि मिट्टी की आंत में जाता है, मिट्टी को खनता है, ताकि उससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। ध्यान दीजिए अब आगे, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म, तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है तो अर्थवर्म होता है। देखिए वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर में किसका पालन किया जाता है, केचुआ का। केचुआ के मल से तैयार खाद को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट किसको बोलते हैं, केचुआ के मल से ही प्रयुक्त खाद को, तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। देखो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, देखो ये मैं तुमको बताया था कि जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स आनुवांशिकता का अध्ययन है, जिसमें आनुवांशिकता और विचरण का, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। जेनेटिक्स, देखिए जेनेटिक्स या आनुवांशिकी, जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवांशिकी बोलते हैं। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों की आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। देखो जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो जेरेंटोलॉजी वृद्ध, ये पूछा गया एमपी में कि जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन करता है, वृद्ध, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनका अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। देखिए जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है। इसके संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और शरीर के अंग कार्य नहीं करते हैं,
और आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। तो वृद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा, जेरेंटोलॉजी। तो उसको हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना। फिर ये देखो दोबारा रिपीट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के अध्ययन करता है। और ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। किसमें, ऑन्कोलॉजी। और ध्यान देना, अब आगे कहा जाता है कि टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाले, ध्यान देना, टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। अनर्थियोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किस में करते हैं, तो मैं बोला हूँ जेरेंटोलॉजी में। कितना बार आ गया, देखिए जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब उसका अध्ययन किस में होता है, जेरेंटोलॉजी में होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, मिट्टी के। देखिए मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। अगर बोलेगा कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा यानी कि मिट्टी का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिसमें हर एक पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल, खनिज, लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान क्या है। हड्डी का अध्ययन किस में करते हैं, मतलब स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को, अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। देखो ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन। ओरोलॉजी किसको बोलते हैं, पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी बोलते हैं। सीरोलॉजी किसको बोलते हैं, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। और जियोलॉजी किसको बोलते हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। चलिए अब देखिए कुछ प्रश्न और है। जैसे देखिए हड्डी की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आएगा, तो यह आ जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। मैं बोला हूँ ना आपको, हड्डी का अध्ययन या हड्डी की पढ़ाई किस में आ जाएगा, ऑस्टियोलॉजी में आ जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अनर्थियोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो इक्थियोलॉजी के तहत किसका अध्ययन करते हैं हम, मछलियों का अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी के तहत। आगे देखो निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो साइकोलॉजी, ये फिजियोलॉजी, पैथियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, लेकिन साइकोलॉजी जो है जो मनोविज्ञान से संबंधित है, तो वो अलग है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ध्यान देना, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। देखो मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। देखो मृदा विहीन पादप संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। नहीं समझा, हाइड्रोपोनिक्स वैसा है जिसमें पौधों को जल में उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में हरे पौधे नहीं उगाए जाते। यानी कि हाइड्रोपोनिक्स में, ध्यान देना मेरी बात को, हाइड्रोपोनिक्स में भूमि में हरा पौधा नहीं उगाया जाता है। किसमें, हाइड्रोपोनिक्स में। तो चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसमें से कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश की एमसीक्यू। अगर ये मेरा साइंस का सीरीज अगर आपको अच्छा लगता है तो हम इसी तरीक़ा के वीडियो लाएंगे, ये देखते रहिए। दोस्तों मैं कोई आलतू फालतू बातें नहीं करता हूँ। कम समय में, मैं सोचता हूँ कम समय में टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताना। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है केवल फैक्ट पे आइए, केवल तथ्य पे आइए, ताकि आपकी समय की बचत हो और आपकी तैयारी अच्छी हो। जी तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।